गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के एसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का इंट्रोडक्शन समझा था विद एग्जांपल। इसके साथ ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का डेफिनेशन क्या था, मीनिंग क्या था, इन सब के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, इसके एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़ेंगे। एसेंशियल एलिमेंट्स का मतलब क्या है कि ऐसी कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें या ऐसे कौन से महत्वपूर्ण कंडीशन फैक्ट्स जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर होती है या होनी चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो क्लास का और समझते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है। फर्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट 3 पार्टीज। जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है उसमें कम से कम जो है 3 पार्टी होने चाहिए। 3 पार्टी का मतलब क्या है, यहाँ पर मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि फर्स्ट है क्रेडिटर, जिसको हम ऋणदाता के नाम से जानते हैं। दूसरा है श्योरिटी, जिसको हम प्रतिभू के नाम से, और जो थर्ड पार्टी है जिसको हम जो प्रिंसिपल डेटर या मूल ऋणी के नाम से जानते हैं। तो 3 पार्टी होनी चाहिए। यहाँ पर मैं आपको एक बार बता रहा हूं, ध्यान रखिए। फर्स्ट है क्रेडिटर, सेकंड है श्योरिटी, थर्ड है प्रिंसिपल डेटर। तो यहाँ पर ये 3 पार्टी होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर। देखिए, जो श्योरिटी है, श्योरिटी क्रेडिटर को प्रॉमिस करता है कि यदि प्रिंसिपल डेटर ने टाइम पर अपने लोन का रीपेमेंट नहीं किया या अपने ऑब्लिगेशंस को, लायबिलिटीज को पूरा करने में किसी प्रकार का डिफॉल्ट करता है, त्रुटि करता है, तो इस केस में श्योरिटी है वो प्रिंसिपल डेटर के जितनी भी लायबिलिटी है उनको पूरा करेगा या जो लोन है उसका रीपेमेंट करेगा। ठीक है ना। इसी प्रकार से ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी वर्क करता है, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में समझा था। तो सबसे पहले कम से कम 3 पार्टी होती है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में। एक क्रेडिटर, दूसरा श्योरिटी और तीसरा है प्रिंसिपल डेटर। ये याद रखने हैं आपको। उसके बाद हम बात करते हैं 3 कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 3 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अब जैसे हमने इंडेमनिटी जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर पढ़ा था, उसके अंदर एक ही कॉन्ट्रैक्ट होता है। यहाँ पर 3 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। 3 कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच होते हैं ये समझना है। फर्स्ट जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो होता है क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के बीच। ठीक है ना, क्योंकि क्रेडिटर क्या है, एक प्रकार का बैंक है, लोन देने वाला व्यक्ति है जो लोन दे रहा है। ठीक है ना। तो पहला क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के बीच का जो है कॉन्ट्रैक्ट होगा। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट होगा क्रेडिटर और ये जो श्योरिटी है उसके बीच। तीसरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो होगा प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी के बीच। तो यहां पर 3 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है। अब उसके बाद है नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में भी ओरल। देखिए, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है वो ओरल भी हो सकता है। यदि ओरल होता, ओरल का मतलब क्या है, वर्बल। ठीक है ना। एक प्रकार से किसी को बोल कर कह दिया। ठीक है ना। तो ओरल हो सकता है कि भाई आप इस व्यक्ति को इतनी अमाउंट का लोन दे दीजिए, और यदि ये व्यक्ति लोन का रीपेमेंट करने में त्रुटि करता है तो फिर आप उस लोन का रीपेमेंट करने का गारंटी देते हैं। तो इस प्रकार से ये ओरल जो वर्डिंग के द्वारा आप किसी व्यक्ति को गारंटी दे सकते हैं। नेक्स्ट है और कॉन्ट्रैक्ट में भी रिटर्न। देखिए, जो बैंक लोन देती है तो उस लोन के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बनता है वह रिटर्न में होता है। बैंक कभी भी ओरल
कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर लोन ग्रांट नहीं करती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बैंक के अंदर जो भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है वो रिटर्न में होता है, बट जो ओरल फॉर्म में भी यदि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी किया जाता है तब भी वह वैलिड है और इन्फोर्सिएबल है। इन्फोर्सिएबल और वैलिड का मतलब है कि कानून के द्वारा उस कॉन्ट्रैक्ट को फोर्स करवाया जा सकता है। नेक्स्ट है द कैपेसिटी ऑफ पार्टीज टू मेक कॉन्ट्रैक्ट। देखिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर जो पार्टी है उनका कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी किस प्रकार से होना चाहिए ये उसके संबंध में। तो देखिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर जो 3 पार्टी होती है जिनका नाम हमने यहाँ पर लिखा है, क्रेडिटर है, श्योरिटी है, प्रिंसिपल डेटर है। तो यहाँ पर जो क्रेडिटर है वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, यानी अनुबंध करने की जो क्षमता है वो उसमें होनी चाहिए। ये कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी के बारे में हमने लास्ट वीडियो में जब जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट पढ़ रहे थे उसमें पढ़े थे कि एक तो जो भी पार्टी है वो अबो 18 इयर्स या उससे ऊपर होनी चाहिए, मेजर, ठीक है ना, वयस्क होना चाहिए। दूसरा साउंड माइंड। तीसरा किसी भी लॉ के द्वारा उसको डिस्क्वालिफाइड नहीं किया जाना चाहिए। यदि तीन जो एलिजिबिलिटी है, योग्यता है, यदि कोई व्यक्ति रखता है तो उसको हम एक प्रकार से जो है कॉम्पिटेंट मानेंगे कि वह कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए योग्य है, सक्षम है, ठीक है। तो एक तो जो क्रेडिटर है वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। कॉम्पिटेंसी का मतलब मैंने आपको बता दिया, 3 पॉइंट देखने कि वो मेजर होना चाहिए 18 वर्ष से ऊपर, ठीक है, और उसका जो माइंड है वो साउंड माइंड होना चाहिए, किसी भी लॉ के द्वारा उसको डिस्क्वालिफाइड डिक्लेयर नहीं होना चाहिए, उस व्यक्ति को हम कॉम्पिटेंट कह रहे हैं। तो क्रेडिटर जो है कॉम्पिटेंट होना चाहिए, अनुबंध करने के लिए योग्य होना चाहिए। फिर उसके बाद जो श्योरिटी है, जो गारंटी दे रहा है, वह भी कॉम्पिटेंट होना चाहिए। प्रिंसिपल डेटर पर यह नियम नहीं लागू होता। प्रिंसिपल डेटर है वो कॉम्पिटेंट नहीं हो तब भी चल सकता है। एग्जाम्पल का मतलब क्या है, एक एग्जाम्पल देखिए। बैंक है और बैंक ने किसी बच्चे को लोन दिया पढ़ाई के लिए, ठीक है ना, और वहां पर एजुकेशन लोन है, लेकिन उस लोन की जो गारंटी है वो उस बच्चे के फादर ने बैंक को दी है कि यदि बच्चा लोन का रीपेमेंट नहीं कर पाया तो फिर जो बच्चे के फादर हैं वह लोन का रीपेमेंट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो चाइल्ड है जिसको लोन ग्रांट किया गया है एजुकेशन के लिए वो कॉम्पिटेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है ना। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है बिल्कुल ठीक है, और क्योंकि प्रिंसिपल डेटर का कॉम्पिटेंट होना जरूरी नहीं है। जो क्रेडिटर है, जो लोन दे रहा है यानी बैंक, और उसके बाद जो गारंटी दे रहा है श्योरिटी, वह दोनों पार्टी कॉम्पिटेंट होना चाहिए, लोन देने के लिए सक्षम होना चाहिए, अनुबंध करने के लिए सक्षम होने चाहिए। ये बात आपको याद रखना। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है एसेंशियल एलिमेंट्स में, सिक्योरिंग द लायबिलिटी ऑफ डेब्ट। देखिए जो लायबिलिटी है जो भी डेब्ट में है और जिसको सिक्योर करने के लिए जो श्योरिटी है वो गारंटी दे रहा है, तो लायबिलिटी ऐसी होनी चाहिए जो लॉफुल हो, जिसको इन्फोर्स करवाया जा सके। यदि लायबिलिटी है इलीगल है, एग्जाम्पल के तौर पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कहता है कि ऐसा ही एक एग्जाम्पल सपोज कीजिए कि किसी व्यक्ति ने किसी को गारंटी दिया कि यदि यह व्यक्ति जेल में जाता है तो मैं उस व्यक्ति की सुरक्षा करूंगा, ठीक है ना, किसी इलीगल कार्य में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये एक प्रकार का इलीगल और अनलॉफुल गारंटी है, ठीक है ना। तो अनलॉफुल जो गारंटी है जहाँ पर जो वैलिड नहीं है, तो इस प्रकार के गारंटी के लिए यदि कोई व्यक्ति गारंटी देता है अनलॉफुल पर्पस को पूरा करने के लिए, अनलॉफुल लायबिलिटीज को पूरा करने के लिए कोई व्यक्ति जो गारंटी देता है, तो फिर ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इन्फोर्सेबल नहीं है, यानी
वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा और इसको इन्फोर्स नहीं करवा सकते, लागू नहीं करवा सकते। तो जो लायबिलिटी को पूरा करने की बात हो रही है वो यहाँ पर क्या है, लॉफुल लायबिलिटी को, ठीक है ना। यहाँ पर एक मैं और स्पष्ट रूप से आपको बता रहा हूँ, दो व्यक्ति हैं ए और बी, ठीक है ना। ए ने बी से कहा कि बी ए के लिए चोरी करके देगा, ठीक है ना, सोने की गोल्ड की चोरी करके देगा। और यहाँ पर क्या है, जो सी है वो गारंटी देता है कि यदि बी ने ये अपना काम करने में डिफॉल्ट करता है, सोने की या गोल्ड की चोरी करके नहीं लेता है, तो फिर सी है उसके लायबिलिटीज को पूरा करेगा। तो यहाँ पर देखिए, जो गोल्ड का चोरी करना है एक प्रकार से ये इलीगल कार्य है, अनलॉफुल लायबिलिटीज है, और इसलिए यह कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड नहीं है, ठीक है ना। ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है और एक प्रकार से इलीगल भी है। तो जो लायबिलिटी है वो क्या होनी चाहिए, वो इन्फोर्सिबल होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट जो एसेंशियल एलिमेंट्स है, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन यानी प्रतिफल, ये हमने जो लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था, एसेंशियल एलिमेंट्स वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, इसमें कि प्रत्येक जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें कंसिडरेशन होना जरूरी है। बिना कंसिडरेशन के जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक बात समझना है कि जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में तीन पार्टी होती है, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, क्रेडिटर, श्योरिटी, प्रिंसिपल, डेटर। जो क्रेडिटर है वह लोन देता है, लोन के बदले उसको इंटरेस्ट मिलता है। प्रिंसिपल डेटर है, उसको जो मनी प्रोवाइड की जाती है, इसलिए वह उसके लिए कंसिडरेशन है। बट श्योरिटी का कंसिडरेशन यहाँ पर नहीं है। इसके बावजूद भी ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। श्योरिटी का कंसिडरेशन केवल इतना है कि जो क्रेडिटर है और जो प्रिंसिपल डेटर है उन्होंने एक दूसरे के साथ वैलिड कंसिडरेशन एक्सचेंज किया हो। यदि दोनों ने वैलिड कंसिडरेशन एक्सचेंज किया है, उसी को ही हम श्योरिटी का कंसिडरेशन मानेंगे, और इसके बाद ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। यदि क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर ने वैलिड कंसिडरेशन जो है एक्सचेंज नहीं किए हैं, तो फिर क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन माना जाएगा और ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। तो ध्यान रखना है कि यदि प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर दोनों वैलिड कंसिडरेशन एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के साथ, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट है बिना श्योरिटी के कंसिडरेशन के भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। नेक्स्ट है, अब देखिए इसमें क्या है कि आप जो श्योरिटी है, जो गारंटी देता है, एक्चुअल में उसे कुछ नहीं मिलता, उसके वह तो केवल लायबिलिटीज है वो बियर करता है, एक प्रकार से कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। यदि प्रिंसिपल डेटर या जो थर्ड पार्टी है डिफॉल्ट कर जाती है, अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं करती है या लायबिलिटीज को डिस्चार्ज नहीं करती है, तो उस केस में जो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है वो अराइज होती है श्योरिटी के लिए और उसको फुलफिल करना पड़ता है। एक्चुअल में जो श्योरिटी है उसके लिए कंसिडरेशन यहाँ पर नहीं मिलता। कंसिडरेशन है वो केवल प्रिंसिपल डेटर और एक प्रकार से जो क्रेडिटर है वही शेयर करते हैं। नेक्स्ट, गारंटी और रिक्वेस्ट ऑफ प्रिंसिपल डेटर। देखिए जो गारंटी दी जाती है कॉन्ट्रैक्ट में वो प्रिंसिपल डेटर के रिक्वेस्ट पर दी जानी चाहिए। मैंने लास्ट वीडियो में एक एग्जांपल आपको बताया था बिल गेट्स के बारे में। बिल गेट्स को लोन की जरूरत है और बिल गेट्स है वो बैंक के पास पहुंचता है। बैंक उसे कहता है कि हम आपको लोन दे देंगे, बट आप पर हमें पूरा भरोसा नहीं है। कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपके लिए गारंटी दे सके, और गारंटी का मतलब क्या, यदि आप अपने ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं करते हैं
जो प्रॉमिस है उसको परफॉर्म नहीं करते हैं, तो जो श्योरिटी है, गारंटर है, वह आपके ऑब्लिगेशंस को पूरा करेंगे, लायबिलिटीज को पूरा करेंगे। तो ये बैंक के द्वारा जब गारंटी की मांग की जाती है, तो प्रिंसिपल डेटर क्या करता है? प्रिंसिपल डेटर किसी व्यक्ति से रिक्वेस्ट करता है कि वह उसके बिहाफ पर क्रेडिटर को गारंटी दे। तो बिल गेट्स को बैंक से लोन चाहिए। बैंक ने कहा कि आप एक गारंटर लेके आइए, एक श्योरिटी लेके आइए जो आपके बिहाफ पर गारंटी दे सके। बिल गेट्स ने अपने फ्रेंड कमल से संपर्क किया और गारंटी के लिए रिक्वेस्ट किया। कमल ने अपने फ्रेंड बिल गेट्स के लिए गारंटी देने के लिए जो है एग्री हुआ, या जो है उसने अपना कंसेंट दे दिया गारंटी के लिए। तो इस प्रकार से जो गारंटी दी जाती है श्योरिटी के द्वारा, वह गारंटी प्रिंसिपल डेटर के रिक्वेस्ट पर होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति बिना प्रिंसिपल डेटर के रिक्वेस्ट पर ऐसे ही गारंटी देता है, प्रिंसिपल डेटर ने कोई रिक्वेस्ट नहीं किया, बावजूद कोई थर्ड पार्टी गारंटी दे देता है, तो फिर वह कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी नहीं माना जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर क्या है, आपको बैंक से लोन की जरूरत है और आप बैंक में जाते हैं, बैंक गारंटी की डिमांड करता है, ठीक है ना। तो आप किसी व्यक्ति से अप्रोच नहीं करते हैं गारंटर के तौर पर, ठीक है ना। एक व्यक्ति ऐसे ही कहता है, आपका कोई रिलेटिव है जिससे आपने रिक्वेस्ट भी नहीं की गारंटी देने के लिए, बट वह बैंक में जाके कहता है कि मैंने गारंटी दे दी, ठीक है ना, और वह बैंक में कहता है कि मैं गारंटी देता हूं, आप इसको लोन दे दीजिए। तो उस प्रकार की जो गारंटी है वो वैलिड गारंटी नहीं है और ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। गारंटी केवल जो प्रिंसिपल डेटर है उसी की रिक्वेस्ट पर होनी चाहिए। नेक्स्ट है ओरिजिन ऑफ लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज सेकेंडरी। देखिए, जो लायबिलिटी है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में, प्राइमरी लायबिलिटी होती है प्रिंसिपल डेटर की, यानी जिस व्यक्ति ने बैंक से लोन लिया है, सबसे पहला जो लायबिलिटी है लोन के रीपेमेंट की, वो है जिस व्यक्ति ने लोन लिया है या प्रिंसिपल डेटर है। यदि प्रिंसिपल डेटर लोन का रीपेमेंट करने में डिफॉल्ट करता है, तो ऐसे केस में जो श्योरिटी है उसकी सेकेंडरी लायबिलिटी होती है और उसे उस लोन का रीपेमेंट करना पड़ता है। तो जो श्योरिटी है उसका लायबिलिटी सेकेंडरी है और प्रिंसिपल डेटर है उसका लायबिलिटी प्राइमरी है। सबसे पहले जो लायबल होगा वो मूल ऋणी होगा जिसने लोन लिया है, उसके बाद जो श्योरिटी जिसको हम कह रहे हैं प्रतिभू, वह उस लोन का रीपेमेंट करने के लिए लायबल है सेकेंडरी तौर पर। नेक्स्ट है एक्सेप्टिंग द लायबिलिटी इंडिपेंडेंटली इज नॉट द गारंटी, ठीक है ना। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि यदि कोई इनडिपेंडेंटली यानी बिना प्रिंसिपल डेटर के रिक्वेस्ट के कोई व्यक्ति गारंटी दे रहा है या गारंटी को एक्सेप्ट कर रहा है, तो फिर वह एक प्रकार से वैलिड गारंटी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है ना। गारंटी हमेशा जिस व्यक्ति को नीड है उसकी रिक्वेस्ट पर दी जानी चाहिए। यदि व्यक्ति रिक्वेस्ट नहीं करता है, आप अपने आप लोगों को गारंटी बांट रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं, तो इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट जो गारंटी है वो वैलिड गारंटी नहीं है। नेक्स्ट है डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट्स बाय क्रेडिटर्स। अब देखिए, यहां पर एक बात समझना है कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में तीन पार्टी होते हैं। तीन पार्टी, फर्स्ट क्रेडिटर जो बैंक है या लोन प्रोवाइड करने वाला, दूसरा है श्योरिटी और तीसरा है प्रिंसिपल डेटर। जो क्रेडिटर है, मेन जो लोन लेने का और देने का काम किसके बीच हो रहा है? क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के बीच। अब क्रेडिटर किस इंटरेस्ट रेट पर लोन दे रहा है, कितना अमाउंट का लोन दे रहा है, कितने टाइम पीरियड के लिए लोन दे रहा है, किन कंडीशंस पे लोन जो है ग्रांट कर रहा है, ये सभी जानकारी है
वो क्रेडिटर्स के द्वारा श्योरिटी को दी जानी जरूरी है। यदि क्रेडिटर ये लोन से रिलेटेड जो भी जानकारी है, यदि कोई फैक्ट है श्योरिटी से यदि छुपाता है, श्योरिटी से हाइड करता है जानबूझकर, तो ऐसे में श्योरिटी के ऑप्शंस पर, श्योरिटी के विल पर जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है वो वॉइडेबल हो सकता है, व्यर्थनीय हो सकता है। समझ रहे हो बात आपको? जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं आपको कि बिल गेट्स ने बैंक से 500 करोड़ रुपए का लोन लिया, ठीक है ना, और जो इंटरेस्ट रेट है वो 24% के आधार पर, इंटरेस्ट रेट के बारे में जो जानकारी है वो बैंक ने जो श्योरिटी है उसको ये दिया कि ये लोन 12% के हिसाब से दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए ये फैक्ट को छुपाने वाली बात है, ये एक प्रकार से गलत जानकारी देना है, और इस आधार पर जो श्योरिटी है वो कॉन्ट्रैक्ट को क्या वॉइडेबल डिक्लेयर करवा सकता है, व्यर्थनीय घोषित करवा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्रेडिटर का और प्रिंसिपल डेटर का दोनों का ये लायबिलिटी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया गया है प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच, उस सबकी जानकारी है वो श्योरिटी को होनी चाहिए। श्योरिटी से कुछ भी बात यदि छुपाते हैं तो फिर श्योरिटी के पास ऑप्शन है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट से एग्जिट कर सकता है, और किस आधार पर, वॉइडेबल घोषित करवाकर, उस कॉन्ट्रैक्ट को व्यर्थनीय घोषित करवाकर। नेक्स्ट है डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट्स बाय क्रेडिटर्स, ये हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट जो 12 नंबर एसेंशियल एलिमेंट है उसको पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट जो एसेंशियल एलिमेंट्स है 12 नंबर, उसको समझते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। देखिए जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है ये एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है, और स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण इसमें कुछ स्पेशल एलिमेंट्स भी है। जैसे जो जनरल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें मिनिमम 2 पार्टी होती है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में एटलीस्ट 3 पार्टीज होती है, क्रेडिटर, प्रिंसिपल डेटर, श्योरिटी, और इसके साथ ही 3 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। और जो ये सभी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के कारण उसमें एडिशनल जो है एलिमेंट्स है, बट जो कुछ एलिमेंट है जैसे जो वैलिड कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्टिव है, फ्री कंसेंट है, तो इस प्रकार के जो एसेंशियल एलिमेंट्स है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, वह भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर होने चाहिए, ठीक है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर एडिशनल एलिमेंट्स भी हैं क्योंकि ये एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है, बट जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जिनके बारे में हमने अभी डिस्कस किया है वह भी इस कॉन्ट्रैक्ट में होने चाहिए। फ्री कंसेंट या जो कॉम्पिटेंसी है, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन एक्सेट्रा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है सब्जेक्ट मैटर ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का सब्जेक्ट मैटर क्या हो सकता है ये समझना जरूरी है। ये हमने जो बिगनिंग में ही इसको समझ लिया था कि ऑब्जेक्टिव क्या थे, यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्यों किया जाता है। फर्स्ट है डेब्ट के लिए, यदि किसी व्यक्ति को लोन दे रहे हैं तो फिर गारंटी की डिमांड की जा सकती है। किसी व्यक्ति को क्रेडिट पर जो है गुड्स है वो सेल कर रहे हैं, वस्तु उधार बेच रहे हैं, तो फिर क्रेडिट जो है गारंटी की डिमांड की जा सकती है। इसके अलावा ये किसी व्यक्ति के कंडक्ट और बिहेवियर के लिए भी गारंटी की डिमांड की जा सकती है। आप किसी व्यक्ति को कैशियर के तौर पर अपॉइंट कर रहे हैं अपने बिजनेस में, तो फिर आप उस कैशियर के बिहेवियर के लिए गारंटी की डिमांड कर सकते हैं कि वह उस जॉब में किसी प्रकार का गबन, चोरी, है ना, इस प्रकार का नहीं करेगा, करप्शन नहीं करेगा, तो उसके लिए आप गारंटी की डिमांड कर सकते हैं। तो ये एसेंशियल एलिमेंट्स थे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के, और आप ये अपने नोटबुक में भी नोट करें, और इसके लिए आप क्या बीच में पोज करके, ठीक है ना, इनको लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और उम्मीद है आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का मीनिंग, उसके एसेंशियल एलिमेंट्स समझ आए हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।